हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले हैं टैक्सेशन ऑन शेयर्स। फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस इनकम माना जाएगा या कैपिटल इनकम, कैपिटल गेन माना जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका टर्नओवर कैलकुलेशन कैसे होता है, ये आज अपन देखने वाले हैं। तो चलिए, मैं एक प्रेजेंटेशन तैयार किया हूँ, प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो प्रेजेंटेशन की ओर, तो ये है प्रेजेंटेशन। अभी आज का टॉपिक कौन सा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन टैक्सेबल पीजीबीपी में होगा या कैपिटल गेन में होगा, और कौन से शेयर ट्रांजैक्शन या कौन सा फ्यूचर एंड ऑप्शन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन माना जाएगा या नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन या बिजनेस इनकम माना जाएगा। और टर्नओवर कैलकुलेशन फ्यूचर एंड ऑप्शन का कैसे होता है, और टैक्सेशन ऑफ शेयर इनकम अर्न फ्रॉम सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो पहले देखते हैं कि शेयर्स मतलब क्या है। तो शेयर्स मतलब क्या है? शेयर्स आर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन। मतलब मान लो एक्स कंपनी है, उसके 1 लाख शेयर्स हैं, उसमें से 10,000 शेयर्स आपके पास है, तो आप उसके 10% ओनर रहोगे। ऐसे ही एग्जांपल दिया है मैंने आपको समझने के लिए कि अगर आपने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स लिए तो आप शेयर होल्डर या ओनर एचडीएफसी के बन जाओगे। अभी डेरिवेटिव मतलब क्या? तो डेरिवेटिव एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी खुद की वैल्यू नहीं रहती, वो अंडरलाइन एसेट से वैल्यू डिराइव करता है, वैल्यू ले लेता है, उसकी खुद की वैल्यू कुछ भी नहीं रहती। उसका एग्जांपल ये है कि अगर आपने डेरिवेटिव ऑफ इंडाइसेस एंड स्टॉक्स देखा, तो स्टॉक्स की वैल्यू रहती है, लेकिन उसके डेरिवेटिव की वैल्यू मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन की वैल्यू, जैसे स्टॉक ऊपर नीचे होगा वैसे उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो ट्रेड है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, उसका ट्रेंड ऊपर नीचे हो जाएगा। और इंडाइसेस है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ऊपर चली गई तो उसके ऑप्शंस प्रीमियम, जो कॉल ऑप्शन है ऊपर चला जाएगा, पुट ऑप्शन नीचे चला जाएगा, फ्यूचर्स ऊपर चले जाएंगे। तो फ्यूचर्स की खुद की वैल्यू नहीं रहती, मतलब डेरिवेटिव की खुद की वैल्यू नहीं रहती, वो अंडरलाइंग एसेट से वैल्यू ले लेता है। और मोस्ट पॉपुलर कौन से हैं अभी जो बताया, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो पहले एक सवाल आता है कि फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर मतलब क्या है कि एग्रीमेंट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है बाय और सेल करने का, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी प्री सेट डेट रहती है, तभी एक्सपायर हो जाता है, और एक्सपायरी के टाइम आपको एक तो डिलीवरी लेना पड़ता है या पेमेंट करना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि अभी वन बाय वन देखते हैं कि एग्रीमेंट रहता है बायर और सेलर में, और ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे एग्रीमेंट हुआ रहता है। लॉट साइज, अभी निफ्टी की लॉट साइज देखे तो एक लॉट 50 क्वांटिटी का है, वो वो लॉट साइज स्टैंडर्ड रहता है, वो आप हिला नहीं सकते। 51 क्वांटिटी का आप ट्रेड नहीं कर सकते, 50 मल्टी मल्टी प्लस 50 करना पड़ेगा। तो 50 प्लस 50 100, 2 लॉट लेने हैं तो 3 लॉट लेने हैं तो इंटू 50 करना पड़ेगा। ऐसे उसके लॉट स्टैंडर्डाइज रहते हैं। और वैसे एक्सपायरी भी कैसे रहती है, प्री सेट डेट रहती है। मतलब अभी जुलाई महीने की निफ्टी का सीरीज चालू है, तो लास्ट थर्सडे ऑफ जुलाई, तो लास्ट थर्सडे कौन सा है? 28 जुलाई 2022, ये निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। और एक्सपायरी के टाइम आपको एक तो डिलीवरी लेना पड़ेगा या वाया पेमेंट वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना पड़ेगा। अभी देखते हैं फॉरवर्ड। फ्यूचर तो आपको समझ में आ गया, फॉरवर्ड में क्या है कि फॉरवर्ड में सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मतलब बायर और सेलर खुद बैठ के अपने हिसाब से ये वैल्यू, उसकी वैल्यू, उसका स्पेसिफिक कमोडिटी, उसके अमाउंट, डिलीवरी डेट, एक्सपायरी डेट वो खुद तय करते हैं, और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दूसरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से अलग रहता है। लेकिन फ्यूचर में कैसे रहता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी एक्सपायरी कौन सी रहेगी? अगर निफ्टी जुलाई 2022 की एक्सपायरी देखोगे तो पूरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 2022 का 28 जुलाई 2022 को निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज रहता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज रहता है। तो अभी देखते हैं व्हाट इज ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन एक हेजिंग टूल है, जो जिससे
आपका अगर कोई स्टॉक या अंडरलाइन स्टॉक रहेगा उसके वोलेटिलिटी पे अपन उससे बच सकते हैं वोलेटिलिटी से। तो जो जो वोलेटिलिटी रहेगी उससे बचने के लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अच्छा रहेगा। वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। वीकली ऑप्शंस एवरी थर्सडे रहता है और मंथली ऑप्शन एक्सपायरी मतलब कैसे रहती है, लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ। अभी देखते हैं कि कौन से शेयर ट्रांजेक्शंस बिजनेस स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाएगा और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो उसके लिए आपने को देखना पड़ेगा सेक्शन 43 सब सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसमें स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है, ट्रांजैक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द purchase or sale of any commodity including stocks, shares is periodically or until ultimately settled otherwise than by actual delivery or ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे क्या है कि अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी रहेगा तो वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन रहेगा, मतलब एक्चुअल डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत से केसेस में होती है, इसीलिए उन्हें प्रोवाइडेड दैट दिया है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अगर रॉ मटेरियल के अगेंस्ट, अगर फॉरवर्ड में फ्यूचर डेट में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो नहीं माना जाएगा स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शेयर्स स्टॉक्स एंटर्ड इनटू बाय डीलर और इन्वेस्टर टू गार्ड अगेंस्ट लॉसेस इन होल्डिंग ऑफ स्टॉक एंड शेयर थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन, वो भी नहीं माना जाएगा। फॉरवर्ड मार्केट में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी माना नहीं जाएगा। एंड एलिजिबल ट्रांजैक्शन इन विच ट्रेडिंग डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव में ट्रेडिंग रहा तो वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। और कमोडिटी डेरिवेटिव में अगर आप कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दे रहे हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। और ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कमोडिटी और डेरिवेटिव, अगर उसमें वो भी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहा है तो वो भी स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। तो एलिजिबल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन दी है। एलिजिबल ट्रांजैक्शन मतलब क्या कि अपन जो ट्रांजैक्शन करते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में थ्रू ब्रोकर, सब ब्रोकर और कोई इंटरमीडिएट रजिस्टर है अंडर सेक्शन 12 ऑफ सिक्योरिटी सेबी में 1992 में, और उससे आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाता है तो वो एलिजिबल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज दिया हुआ है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज एफ में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज दिया है। कमोडिटी डेरिवेटिव का भी यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। तो फिर से वापस अपन देखते हैं कि अभी आपको ध्यान में आया कि कौन सा स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन है कौन सा नहीं है। तो मैं कंक्लूजन आपको बताता हूँ, डेरिवेटिव इंक्लूड्स कमोडिटी डेरिवेटिव ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कौन सा माना जाएगा, सिर्फ इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग माना जाएगा। मतलब इंट्राडे में आप एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेते तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम में चला जाएगा। और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम में कौन सा रहेगा, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन बोथ इंट्राडे एंड कैरी फॉरवर्ड, वो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में माना जाएगा। अभी यहाँ पे एक आपको सवाल आएगा कि बीटीएसटी जो ट्रेड रहते हैं वहां तो एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आ जाएगा या नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आ जाएगा। तो बीटीएसटी जो ट्रेड रहते हैं वो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आ जाएगा, क्योंकि कैसे वहां पे आप जो एंड ऑफ द डे है तब ब्रोकर आपको जो चार्जेस लगाता है वो डिलीवरी चार्जेस लगाता है, वो इंट्राडे के चार्जेस नहीं लगाता। तो डिलीवरी चार्जेस लगाने के कारण वो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आ जाएगा। अभी कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर टर्नओवर देखते हैं, फ्यूचर का टर्नओवर कैसे रहता है। तो ए टू जी ट्रेड रहे हैं, ए फ्यूचर, बी फ्यूचर, सी फ्यूचर, उसके क्वांटिटी आपने देखा बाइंग वैल्यू, सेलिंग वैल्यू और रियलाइज्ड प्रॉफिट। तो बाय वैल्यू का टोटल देखिए 1 करोड़ 17 लाख है, सेल वैल्यू का 1 करोड़ 17 लाख 69,000। तो ये टर्नओवर है क्या, नहीं, ये टर्नओवर नहीं है। तो टर्नओवर का कैलकुलेशन कैसे रहता है कि जो पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट है और निगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस है, तो निगेटिव लॉस का, निगेटिव प्रॉफिट का जो लॉस है वो लॉस का आप कन्वर्जन प्लस में कीजिए
और वो एडिशन कीजिए। तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। तो एब्सोल्यूट टर्नओवर कैलकुलेट होता है, मतलब क्या, यहाँ पे 7,200, 6,580 और 1,650 ये तीनों एडिशन हो जाएंगे और बाकी के प्रॉफिट ये ऐड हो जाएंगे और टोटल जो आएगा वो आपका फ्यूचर का टर्नओवर माना जाएगा। मतलब 64,271 ये इस ए टू जी फ्यूचर के जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका टर्नओवर एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। तो सेल वैल्यू अगर आपने ली तो देखिए 1,17,69,731 आ जाएगा और यहाँ पे कितना टर्नओवर दिख रहा है, एक्चुअल 64,000 का सिर्फ टर्नओवर दिख रहा है। तो ये चेक कीजिए। अभी दूसरा देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शंस टर्नओवर। तो ऑप्शन का टर्नओवर कैसे है, यहाँ पे भी देखिए 1 to 7 ऑप्शंस है, उनके ट्रेड हुए हैं, 50 क्वांटिटी है, बाइंग वैल्यू, सेलिंग वैल्यू और रियलाइज्ड प्रॉफिट। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1, 2 और 7 ट्रेड में आपने देखा तो लॉस है और 3, 4, 5, 6 में प्रॉफिट है। तो टोटल अगर आपने देखा तो प्रॉफिट नहीं है, वहां पे लॉस है। बाइंग वैल्यू और सेलिंग वैल्यू देखा तो बाइंग वैल्यू 198 है, सेलिंग वैल्यू 1,55,677 है। तो वो सेलिंग वैल्यू मतलब जो ऑप्शन प्रीमियम आप अपने को रिसीव हुआ है वो टर्नओवर माना जाएगा तो नहीं, यहाँ पे स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि प्रॉफिटेबल ऑप्शंस है, तो उसका कैसे रहता है कि जो भी ऑप्शन रिसीव्ड प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है, मतलब अगर आपने पहले नंबर का ट्रेड देखा, यहाँ पे 3 नंबर ट्रेड दिख रहा है आपको, तो उसका 10,750 प्लस 625 तो 11,375 ये टर्नओवर माना जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9,300 प्लस 509 तो जो ऑप्शन रिसीव्ड होगा या सेल होगा और प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका जो एडिशन आएगा वो टर्नओवर माना जाएगा। और सबका समेशन किया तो 99,921 ये प्रॉफिटेबल ऑप्शन का अभी टर्नओवर है। स्टेप नंबर 2 क्या है कि अभी लॉस मेकिंग ऑप्शन का टर्नओवर। तो लॉस मेकिंग ऑप्शन है 1 to 7 लॉस मेकिंग ऑप्शंस थे, उसका लॉस आया है तो उसकी जो बाय वैल्यू रहेगी वो आपका टर्नओवर माना जाएगा। मतलब बाय वैल्यू कितनी है, 2,500, 26,082,517 तो टोटल टर्नओवर 1,11,017 ये लॉस मेकिंग ऑप्शन का है। स्टेप नंबर 3, तो टोटल टर्नओवर क्या आएगा, टर्नओवर ऑफ प्रॉफिटेबल ऑप्शन प्लस टर्नओवर ऑफ लॉस मेकिंग ऑप्शंस। तो 99,921 प्लस 1,11,017 तो टोटल टर्नओवर आ जाएगा 2,10,938। तो अपने को सेल मतलब ऑप्शन रिसीव्ड कितने हुए थे, सेल वैल्यू जो ऑप्शन की दिख रही थी वो अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है 1,51,000 दिख रही है, लेकिन एक्चुअल टर्नओवर है 2,10,938 ये ऑप्शन का कैलकुलेशन है। अभी कैलकुलेशन ऑफ इंट्राडे टर्नओवर। इंट्राडे टर्नओवर कैसे रहता है, सेम एज पर फ्यूचर का टर्नओवर। फ्यूचर का टर्नओवर में कैसे रहता है, जो लॉस लॉस है उसे आप पॉजिटिव कर लो और प्रॉफिट में ऐड कर लो। तो सेम एज पर देखा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पे 114 का लॉस है, 2345 का लॉस है, 97 का लॉस है। तो वो पूरा ऐड किया है और यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस दिखेगा। यहाँ पे सेल वैल्यू 4 लाख दिखेगी, लेकिन एक्चुअल टर्नओवर कितना है, इंट्राडे टर्नओवर 4,241। तो यहाँ पे बहुत जन चूक जाते हैं, ये इसीलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ इसमें डाउट आ रहा है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी देखते हैं कि इंट्राडे इन फ्यूचर एंड ऑप्शन हाउ कैन वी कैलकुलेट टर्नओवर। तो यहाँ पे आप ये वीडियो स्टॉप कीजिए और इसका आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। तो आंसर वीडियो स्टार्ट कीजिए, किया है आपने तो आंसर देखिए क्या आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सेम रहेगा इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड भी फ्यूचर ऑप्शन का रहेगा। तो उसका टर्न और कैलकुलेशन जो मैंने पहले दिखाया है फ्यूचर एंड ऑप्शन का वो सेम रहेगा।
तो अभी देखते हैं ये कहाँ से मैंने ऑप्शन कैलकुलेशन का सोर्स क्या है मेरा। तो गाइडेंस नोट है टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 एबी की, वो है गाइडेंस नोट। तो गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ये गाइडेंस नोट दी है। उसमें टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन शेयर सिक्योरिटीज डेरिवेटिव में बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन में क्या आता है, तो ये आप पूरा पढ़ लीजिए, उसमें आपको ध्यान में आ जाएगा। मैंने सिर्फ हाईलाइट किया है, उतना पढ़ता हूँ। एग्रीगेट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंसेस इज कंसिडर्ड एज टर्नओवर। तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन का आपको ध्यान में आ गया। अभी डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखिए, द टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस शैल बी टेकन एज टर्नओवर। Premium received on sale of option is also to be included in turnover. In respect of any reverse trades entered, the differences thereon should also form part of turnover. तो ये यहाँ पे डेरिवेटिव का, फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का मैंने जैसे दिखाया है वैसे यहाँ पे बताया है कि ये टर्नओवर कैलकुलेशन होता है। और डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन रहेंगे तो क्या रहेगा, टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स इज टू बी कंसिडर्ड एज टर्नओवर। तो यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड में क्या रहता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रही तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा। लेकिन आप अगर उसी प्रोफेशन में हो या वो ही बिजनेस करते हो जो शेयर्स बाय और सेल का बिजनेस करते हैं, तो वो आपका सेल्स माना जाएगा। और बिजनेस में डिलीवरी बेस्ड रहा तो वो टोटल वैल्यू ऑफ सेल इज टू बी कंसिडर्ड एज टर्नओवर। तो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि टर्नओवर कैलकुलेशन किधर से, मैंने सोर्स कहाँ पे है, तो गाइडेंस नोट है आईसीएआई की। तो अभी देखते हैं टैक्सेशन ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो पहले इंट्राडे देखते हैं। अगर इंट्राडे प्रॉफिट रहा तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस प्रॉफिट रहेगा। और टैक्स रेट कैसे रहेगा, जैसे नॉर्मल स्लैब रेट रहता है वैसे स्लैब रेट रहेगा। 5, 20, 30% का जो स्लैब रेट है वो रहेगा। अगर इंट्राडे लॉस रहेगा तो कैसे रहेगा कि लॉस है वो सेट ऑफ सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से होगा, मतलब स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस रहेगा ये, और ये सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा। और कैरी फॉरवर्ड लॉस कभी तक कर सकते हैं, 4 इयर्स में कर सकते हैं। अभी जो भी मैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेस बताऊंगा तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2022 से पहले भरना पड़ेगा, अगर आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो। अगर आपने उससे पहले नहीं भरा तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और आगे आपको अगर अगले साल आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको पूरे प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए 31 जुलाई 2022 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भर लो और आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अभी आगे देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस प्रॉफिट और लॉस कैसे रहता है। तो ये तो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस प्रॉफिट रहेगा, मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट रहेगा। तो आपको नॉर्मल स्लैब रेट में टैक्सेशन टैक्स कैलकुलेशन होगा। अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस रहेगा तो वो लॉस आप कौन से भी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, मतलब हाउसिंग इनकम है, पीजीडीपी का इनकम है, कैपिटल गेन का इनकम है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। सिर्फ सैलरी इनकम से आप इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते। और ये कैरी फॉरवर्ड 8 इयर्स तक हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस क्या आएगा, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस रहेंगे तो वो सेट ऑफ सिर्फ कैपिटल गेन से होगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा तो ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ होगा। और ये कैरी फॉरवर्ड 8 इयर्स तक होते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 111 ए है 15% ऑन गेन। तो उसका क्या है कि आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने एसटीटी पेड किया है और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड रहेंगे वो आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से सोल्ड किया है और एसटीटी पेड किया है, सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट थ्रू recognized stock exchange located in
International Financial Services Center consider is paid or payable in foreign currency even if transaction of sale is not chargeable to STT। तो ये चारों कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा तो डायरेक्टली आपको 15% उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब आपका अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,000 है तो उस पर 15% डायरेक्टली चार्ज होगा। अगर 111A उससे अलावा अगर एसटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा तो कैसे कैलकुलेशन होगा, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के बाहर अगर इक्विटी बाय और सेल किया है, मतलब अनलिस्टेड स्टॉक है, उससे जो प्रॉफिट आएगा वो प्रेफर्ड शेयर्स हैं उससे जो प्रॉफिट आएगा वो, नॉन इक्विटी मतलब डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उससे प्रॉफिट मिलेगा वो, इमूवेबल प्रॉपर्टी गोल्ड सिल्वर उससे जो भी प्रॉफिट आएगा वो नॉर्मल स्लैब रेट में काउंट होगा। अभी देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉसेस। अगर लॉन्ग टर्म लॉसेस रहेंगे तो वो सिर्फ सेट ऑफ किससे होंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होंगे। कैरी फॉरवर्ड कितना, 8 इयर्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के अंदर आपने भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2018 में ये 112A इंसर्ट किया है और वहां पे आपको दिया है कि 1 लाख तक अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 लाख से ऊपर रहेगा तो आपको 10% कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और 10% का कैलकुलेशन मतलब वो सेल कैसे है, परचेस कैसे है, उसका कैलकुलेशन दिया है। तो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच असेट फेयर मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा 31 जनवरी 2018 से। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन एक्रूइंग ऑन इस ट्रांसफर, तो ये पूरा कैलकुलेशन मैटर है, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी देखिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफाइड असेट में कैसे रहता है। तो स्पेसिफाइड असेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A में कवर नहीं होते तो उनका कैसे कि अगर आपने इंडेक्सेशन, एक कंसेप्ट है कैपिटल गेन में, अगर आपने इंडेक्सेशन लिया तो उससे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लिया तो उसे 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ये दोनों कैलकुलेशन कर सकते हो और जो भी टैक्स कम आएगा वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपने कंसल्टेंट सीए को देना है, तो उसका एक लिस्ट है, वो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट अगर आप शेयर ट्रांजैक्शन फ्यूचर ऑप्शन करते हो तो ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रोकर वाइज भी मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है, तो वो डॉक्यूमेंट देख लीजिए और अपने कंसल्टेंट और सीए को ये डॉक्यूमेंट दीजिए। तो आगे देखते हैं कि अपन ने क्या डिस्कस किया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन टैक्सेबल कौन से में होगा, तो बिजनेस में होगा, बिजनेस इनकम में आ जाएगा, कैपिटल गेन में नहीं आएगा। इंट्राडे जो ट्रांजैक्शन रहेंगे वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन रहेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन नॉन स्पेकुलेटिव मतलब नॉर्मल बिजनेस इनकम रहेगा। इंट्राडे जो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम रहेगा। अपन ने टर्नओवर कैलकुलेशन दिया फ्यूचर्स का एंड ऑप्शन का, और टैक्सेशन देखा शेयर्स पे कैसे टैक्स चार्ज करते हैं। तो आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। आपको अगर पीपीटी ये चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ईमेल भेजिए, मैं ये आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी इससे प्रॉब्लम है, इससे कोई आपको डाउट है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है या कोई मेरी गलती है या कुछ गलत हुआ है तो वो भी मुझे बताइए, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो वो मेरा नॉलेज इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।